Now we will discuss all of them one by one. So first is bibliography and textual criticism. इसको टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म और लोअर क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं. ये एक ब्रांच है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जो संबंधित है किससे, ये पता लगाती है उन गलतियों का जो मैन्युस्क्रिप्ट्स के टेक्स्ट में रहती हैं. क्योंकि जो पहले के लेखक थे, एंशिएंट स्क्राइब्स थे, स्क्राइब्स का मतलब लेखक, उनसे ऑब्वियसली ह्यूमन है, गलती होगी. जब वो हाथ से लिखते थे तो उनसे गलती हो जाती थी. तो इस तरीके से कॉपीज़ तो हमारे पास बहुत सारी आ गई, लेकिन वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो था वो कहीं ना कहीं मिस हो गया. जैसे कि जब लोग कोई वर्क लिखते हैं तो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि जो वर्क जिसके द्वारा लिखा गया है वो ओरिजिनल है. अगर वो वहाँ पर उस समय नहीं है, मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो किससे पूछा जाए कि इस लाइन का मतलब यहाँ पर क्या था. तो लोग अपने तरीके से इंटरप्रेट करके लिखते हैं या कॉपी भी कर रहे हैं, जैसे कि इसमें यहाँ पर कहा गया है, लेकिन तब भी जो ओरिजिनलिटी है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है. So, the ultimate objective of the textual critic's work is the production of a critical edition containing a text most closely approximating the original. कि जो उद्देश्य है और क्रिटिक का वो ये होना चाहिए कि वही क्रिटिकल एडिशन प्रोड्यूस करे जो ओरिजिनल के काफ़ी हद तक क्लोज हो. अब टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म को करने के 3 तरीके हैं. पहला इलेक्ट्रिसिज्म, दूसरा सिमेटिक्स और तीसरा कॉपी टेक्स्ट एडिटिंग. जैसे कि मैंने अभी पहले कहा था कि बिब्लियोग्राफी और टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म को लोअर क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं. तो इसको लोअर क्रिटिसिज्म क्यों बोला जाता है, ये इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि जो टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म है और हायर क्रिटिसिज्म है, मतलब टेक्सचुअल को लोअर बोल रहे हैं तो लोअर और हायर क्रिटिसिज्म के बीच क्या डिफरेंस है ये बताया जा सके. ये एक प्रयास है ये बताने का कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो किसने लिखा है, कब लिखा है और किस जगह लिखा गया है. टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म है जो है ये 2000 सालों से चलता आ रहा है. पहले लोग क्या करते थे कि जितने भी अच्छे राइटर्स हैं उनके वर्क्स को संभाल कर रखते थे, और ये मिडवेल पीरियड से चला आ रहा है और अभी मॉडर्न टाइम्स तक भी चलता आ रहा है, जब तक प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन नहीं हो गया. अभी तक ना जाने कितने ही ऐसे वर्क्स हैं जैसे बाइबल, ग्रीक ट्रेजेडीज़, इनकी हज़ारों ढेरों कॉपियाँ हैं, और हर एक कॉपी जो है वो ओरिजिनल से अलग मिलेगी. टेक्सचुअल स्कॉलर्स जो थे, इसीलिए इनके पास शताब्दियों से डिबेट चलती रहती थी कि कौन से स्रोत को ये माना जाए कि हाँ ये ओरिजिनल से ज़्यादा क्लोज रहेगा. तो ये माना गया कि जो बिब्लिकल बुक्स हैं, जो लेटर्स हैं, ग्रीक प्लेज हैं, तो इनको माना जाए कि ये ओरिजिनल हैं. पॉल मास ने बोला कि हमारे पास जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ग्रीक और रोमन राइटर्स के द्वारा लिखी हुई, वो साइंड की हुई नहीं है, मतलब उसमें उनका ऑटोग्राफ नहीं है, और ना ही ऐसी कोई कॉपी है जो ओरिजिनल से मेल खाती हो. हमारे पास जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो ओरिजिनल से आई हैं, लेकिन वो एक कॉपी है, और उस कॉपी के बीच में भी बहुत सारी पहले चीज़ें लिखी जा चुकी हैं, बुक्स लिखी जा चुकी हैं. तो ये सवाल उठता है कि उन पर विश्वास किया जाए या ना किया जाए, ट्रस्ट वर्दीनेस है उनमें कि नहीं. टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म का काम क्या है कि ऐसा टेक्स्ट प्रोड्यूस करना जो ओरिजिनल से मेल खाता हो, बहुत क्लोज हो उसके. प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले लिटरेचर जो था वो हाथ से लिखा जाता था, इसीलिए बहुत सारे वेरिएशंस आ जाते थे. द एज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस मेड द स्क्राइबल प्रोफेशन इफेक्टिवली रिडंडेंट. प्रिंटिंग प्रेस आने से लेखकों को काम आसान हो गया था. प्रिंटिंग प्रेस उनके लिए मोर देन इनफ थी. जब एक लेखक कोई चीज़ कॉपी कर रहा होता है उसके ओरिजिनल सोर्स से, तो उससे मिस कॉपिंग हो सकती है, गलती हो सकती है. वहीं जब एक कंपोजिटर या प्रिंटिंग शॉप उसको पढ़ेगी या उस वर्क को टाइप करेगी तो वो अलग होगा, है ना. जैसे कि हमको पता है कि जो एक लेखक है वो गलती करेगा तो वो अलग होगी, और अगर प्रिंटर कोई गलती कर रहा है तो वो उसकी गलती अलग होगी. ईच स्क्राइब और प्रिंटर कमिट्स डिफरेंट एरर्स. दोनों एक जैसी गलती नहीं कर सकते हैं. जो चीज़ हमको ओरिजिनल में ऐसा लगता है कि मिसिंग है, लॉस्ट है, या हम ऐसा पाते हैं कि वो वहाँ पर नहीं है, तो हम सिलेक्शन ऑफ रीडिंग्स करते हैं, बहुत सारी बुक्स से पढ़ेंगे. तो इस तरीके से हम बहुत सारे सोर्सेज का यूज़ करते हैं. तो ऐसे टेक्स्ट को हम क्या कहेंगे, इलेक्टिक, ECLECTIC. एंड एडिटेड टेक्स्ट दैट ड्रॉज फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इज सेड टू बी इलेक्टिक. कुछ राइटर्स इस चीज़ को नहीं मानते हैं, उनको सिंगल बेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट चाहिए, मतलब वो सिंगल सोर्स पर बिलीव करते हैं और जो सभी लोग उसको मानते हों, उसकी ऑथेंटिसिटी को. ये मल्टीपल सोर्सेज से पढ़कर लिखना उनको पसंद नहीं था. आगे हम बात करेंगे कि जब हम किसी दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करते हैं, दो नहीं, बहुत सारे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को, जब हम बहुत सारे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करते हैं जो हैं किसके, एक ही ओरिजिनल टेक्स्ट के,
तो जो हम उनमें डिफरेंसेस पाते हैं, जो हम उनमें डिफरेंस ऑब्जर्व करते हैं, उनको बोलते हैं वेरिएंट रीडिंग्स, या इनको अलग अलग करके भी बोला जाता है, वेरिएंट्स और रीडिंग्स। ये ज़रूरी नहीं है कि वो वेरिएंट जिससे हमें ऑथर की ओरिजिनल वर्क के बारे में मालूम चल जाए कि हाँ ये ऑथर का ओरिजिनल वर्क है, ऐसा वेरिएंट हमेशा मौजूद नहीं रहता। टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म की प्रक्रिया ये है, उसका काम ये है देखना, एक्सप्लेन करना कि जो वेरिएंट है वो कैसे उस टेक्स्ट में आया, एक्सीडेंटली आया या तो इंटेंशन से आया ऑथर के। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जो लेखक होते हैं वो ओरिजिनल ऑथर के टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, उनको पढ़ते हैं और लिखते हैं। और ऐसे हम भी चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब हम इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे वर्क्स पढ़ते हैं तो हमको नहीं पता कि राइटर ने वो वर्ड अपनी पोएम, नॉवल, प्रोज में जो लिखा है, जो उसका लिटरेरी मीनिंग वहाँ निकाल रहे हैं हम, वो उसके हिसाब से था भी कि नहीं। वो तो हम अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, तो वो हम गलत कर रहे हैं। इसीलिए जो टेक्सचुअल क्रिटिक होता है उसका काम ये होता है कि वो ऐसे वेरिएंट्स को शॉर्ट आउट करे और एलिमिनेट करे जो अनओरिजिनल लग रहे हैं। तो इससे क्या होगा, क्रिटिकल टेक्स्ट इस्टेब्लिश होगा या क्रिटिकल एडिशन है ना। तब हम ये मान सकते हैं कि उसने जो टेक्स्ट को ओरिजिनल तरीके से पढ़ा है, क्योंकि उसने सारे वो वेरिएंट्स हटा दिए। जब एक टेक्सचुअल क्रिटिक जब ऐसा कोई काम कर रहा होता है क्रिटिकल टेक्स्ट या क्रिटिकल एडिशन लिखने का, तो वो दोनों एविडेंसेस पर ध्यान देता है, एक्सटर्नल एविडेंस और इंटरनल एविडेंस में। एक्सटर्नल एविडेंस में आएगा द एज, प्रोविनेंस एंड अफिलिएशन ऑफ ईच विटनेस, और इंटरनल एविडेंस में आएगा व्हाट द ऑथर एंड स्क्राइब्स और प्रिंटर्स वर लाइकली टू हैव डन। सेकेंड टाइप ऑफ रिसर्च इज़ बायोग्राफिकल रिसर्च। बायोग्राफिकल रिसर्च जो है एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी अप्रोचेस हैं, बहुत सारी रिसर्च स्ट्रैटेजीज़ हैं, लेकिन ये सब कैसी हैं, ब्लर्ड हैं, इनकी ब्लड बॉर्डर्स हैं और ओवरलैपिंग एरियाज़ हैं, मतलब कुछ भी क्रिस्टल क्लियर नहीं है। इसीलिए ये असंभव है कि हम कौन सी अप्रोच को चुनें, क्योंकि बहुत सारी अप्रोचेस हैं तो जिसके कारण सिलेक्ट कर पाना असंभव हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी अप्रोचेस हैं जिनका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड समझ में आता है एंड अ डेवलप्ड एम्पेरिकल इंस्ट्रूमेंट। यह ज़रूरी नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक अप्रोच को ही यूज़ करे, बल्कि ये जो अप्रोचेस हैं, उदाहरण हैं, ये बताने के लिए हैं कि हम इन सारी अप्रोचेस को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज बदल सकते हैं अपने हिसाब से, अपने विजन के हिसाब से। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ रिसर्च, व्हाट इज़ द एम ऑफ रिसर्च, व्हाट आर द मेथड्स। ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, इनको यदि हम समझेंगे तो हमें उन कुछ अप्रोचेस के बारे में मालूम चलेगा जिससे किस अप्रोच से हमको काम करना है। बाय आंसरिंग दीज क्वेश्चंस several aspects can be distinguished. 3 general streams of research. First is narrative research as a generic approach. Narrative research में जब कोई व्यक्ति अपनी बात बताता है, अपनी कोई स्टोरी बताता है, एक्सपीरियंस की हुई चीज़ बता रहा हो, तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो एक स्टोरी नरेट कर रहा है तो वो बिगनिंग से ही स्टार्ट करेगा। सेकेंड इज बायोग्राफिकल रिसर्च ऑन आइडेंटिटी एम्फेसाइजेस अ होलिस्टिक फॉर्म एनालिसिस। जब किसी की आइडेंटिटी पर बायोग्राफिकल रिसर्च होती है तो वो महत्व देती है उसके संपूर्ण रूप से व्याख्यान में। और जब बायोग्राफिकल रिसर्च एक्शन मोड में होती है तो उसमें महत्व कंटेंट का होता है, और वो किससे संबंधित होता है, किसी स्पेसिफिक इशू से। फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी जो है ये हमारा कंटेंट एनालिसिस है, तो यही हमारा स्पेसिफिक इशू हो गया। अगर ये किसी ने एक्सपीरियंस किया हो तो हम उसके इस एक्सपीरियंस को, वो अपने एक्सपीरियंस को अपने एक्शन मोड में डालकर बायोग्राफिकल रिसर्च कर सकता है।